हेलो दोस्तों, आप आज के सेशन में मैं बसंत सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपको आज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल का मॉडल सेट जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है, एक सेट दिया गया है बिहार बोर्ड का। एक तरह से वो गाइडलाइन का काम करेगा और इससे कम से कम 40% क्वेश्चन आएगा, ये भी है। तो आज हम इसका ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराएंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का मैंने वीडियो बनाया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अभी हम सॉल्व करेंगे और इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है न्यूमेरिकल, उसका हमने वीडियो अलग से बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, मृत व्यक्तियों की इच्छा से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। इसका आंसर होगा वसीयत। क्या होगा? वसीयत। आप देखिए इसमें सी होगा, ए में मानदेय दिया है, बी में दान, सी वसीयत और डी चंदा, तो सी होगा इसका आंसर। दूसरा है, उपभोगजन्य मदों की बिक्री से प्राप्तियों को माना जाता है। पूंजीगत प्राप्तियां, आयगत प्राप्ति, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ कंज्यूमेबल आर ट्रीटेड एज, तो इसका होगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, बी नंबर। देखिए इसका होगा क्या? बी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आगे देखते हैं, इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। ये पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां जो है वो दिखाई जाती है स्थिति विवरण में, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में इसमें बी नंबर इसका आंसर होगा, बी नंबर बैलेंस शीट। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ टिकट, इंडोमेंट फंड। इसका आंसर होगा इंडोमेंट फंड, डी ऑप्शन होगा इंडोमेंट फंड। ये आय नहीं है और सभी आय हैं। विनियोग पर प्राप्त ब्याज है। 5 नंबर क्वेश्चन में विनियोग पर प्राप्त ब्याज है आय, लाभ, व्यय, पूंजी। तो इसका होगा विनियोग पर प्राप्त ब्याज जो है आय है, ए इनकम। 6 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन आय व्यय खाते में लिखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में परचेज ऑफ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल, बोथ है एंड बी। तो इसका आंसर होगा बी, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, बी होगा। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन में, सरकार से प्राप्त अनुदान होता है। सरकार से प्राप्त अनुदान जो है वो होता है ग्रांट्स रिसिप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, सॉरी ये जो है डी रिसिप्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखते हैं, इसलिए ये रिसिप्ट है। तो इसका आंसर होगा डी आपको। फिर देखते हैं जो 8 नंबर, संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ होता है। संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाला लाभ है आय, प्राप्ति, खर्च, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा इनकम, आय, ए नंबर होगा, इसका होगा ए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का प्रारंभिक शेष दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज। तो इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज प्रारंभिक शेष दिखा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो डेबिट में रहता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो तीनों हो सकता है, इसलिए आंसर होगा आपका डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, वसीयत, लेगासी इज आय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, लाभ, इनकम है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट। नहीं, ये इनकम है, ए नंबर होगा इसका आंसर, ए इनकम, आय। 11 नंबर, साझेदार की मृत्यु पर फर्म के लाभ हानि की गणना की जाती है। कहता है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द प्रॉफिट ऑफ फर्म इज कैलकुलेटेड। तो इसमें होगा मृत्यु की तिथि तक, 11 का बी होगा, मृत्यु की तिथि टिल द डेट ऑफ डेथ। तो ये आपका बी नंबर होगा, मृत्यु की तिथि जब तक आएगी तब तक मृत्यु तिथि तक ही गणना उसकी की जाएगी मृत्यु होने पर। फिर है आपका अगला 12 नंबर क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य के एक हिस्से को निम्न में से
निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। कहता ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ए शेयर ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल ऑफ, इसका होगा बी नंबर, केवल मृत साझेदार, बी नंबर, ओनली द डिसीज्ड पार्टनर। मृत साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है तथा द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू, जिसमें एक्यूटर्स को पेड किया जाता है, उसके उत्तराधिकारी को। ठीक है, अब कहता है 14 नंबर क्वेश्चन में, 13 तक आपने देख लिया। 14 नंबर में बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से आशय है जो कहता है जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है, यानी विच कैन बी रिसीव्ड बिफोर द डेट ऑफ पॉलिसी। सी नंबर आंसर होगा इसका। साझेदारी समापन के तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर कहता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स आर बाय मैच्योरिटी, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। 15 नंबर में डी होगा आंसर। और 16 नंबर में कहता है साझेदारी के समापन का अर्थ है, साझेदारी के समापन का अर्थ है, कहता है कि फर्म के व्यवसाय का समापन, संपत्ति और दायित्वों का निपटारा, ए बी दोनों। तो इसमें ए बी दोनों होगा, द टर्मिनेशन ऑफ फर्म बिजनेस और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, सी बोथ ए एंड बी दोनों होगा। द फर्म के संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि सर्वप्रथम भुगतान की जाएगी। 17 नंबर में कहता है फर्म के ऋण, फर्म के लेनदार, साझेदार पूंजी, बैंक अधिविकत। तो सबसे पहले फर्म के ऋण को दिया जाएगा जो बाहरी ऋण है, यानी 17 नंबर में ये होगा फर्म्स लोन। अब देखिए आगे क्वेश्चन 18 नंबर है, पुराने साझेदार का त्याग जो है वो बराबर होता है, पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है आपका जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो आंसर डी हो जाएगा इसका, आंसर इसका होगा आपको डी, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। 19 नंबर में 19 नंबर में कहता है फर्म के समापन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है। वसूली खाते डेबिट पक्ष में, वसूली खाते क्रेडिट पक्ष में, चिट्ठे में, साझेदार पूंजी खाते, जिसको वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। 20 नंबर कहता है फर्म के समापन पर ख्याति हस्तांतरित की जाती है, फर्म के समापन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो इसमें होता है जो ख्याति ट्रांसफर की जाती है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं 21 नंबर 21 नंबर में, जब एक साझेदार न लिखे हुए दायित्व को लेता है तो उसका पूंजी खाता किया जाता है, वो किया जाता है आपको क्रेडिट। क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। साझेदार के फर्म के समापन पर कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सी नंबर होगा 22 का। कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। एक मिनट, इसमें बी होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी होगा आंसर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए संपत्ति समापन व्यय को वसूली खाते किस पक्ष में लिखा जाता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को इसको लिखा जाता है आपको बी नंबर, डेबिट में लिखा जाता है। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? डेबिट में लिखा जाता है संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ए डेबिट में। फिर 25 नंबर में कहता है लेनदारों के भुगतान को लिखा जाता है, लेनदार को भुगतान किया जाता है तो वसूली खाते डेबिट में, वसूली खाते डेबिट में, डेबिट साइड हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। 26 नंबर कहता है फर्म के विघटन पर साझेदार की पूंजी खाते बंद किए जाते हैं, किसके माध्यम से किए जाते हैं? बैंक खाते के माध्यम से, तो जाएगा बैंक अकाउंट। 27 नंबर में एक साझेदारी फर्म के समर्पण दशा में संदिग्ध ऋण का हस्तांतरण किया जाता है, ठीक है, कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वी, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। साझेदार के वसूली के बदले दिया जाने वाला कमीशन उसके पूंजी खाते किस भाग में लिखा जाता है? क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसी तरह बने रहिए हमारे
यूट्यूब चैनल पर और सभी क्वेश्चन को देखें, 100 तक देखेंगे आज इसको, क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर में एज संपत्तियों के खाते बंद करने पर उन्हें किया जाता है द टू क्लोज द एसेट्स दे आर डेबिटेड, दे आर डेबिटेड, डेबिट ए आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ए। और 30 नंबर में संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, इसे ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बुक वैल्यू, ए आंसर होगा इसका भी ए। फिर है 31, वसूली के समय यदि दायित्व के संबंध में कुछ न कहा जाए तो भुगतान किया जाता है पुस्तक मूल्य पर, बुक वैल्यू, इसका भी ए होगा, 31 का ए, बुक वैल्यू पर किया जाता है। आगे देखते हैं 32, चिट्ठे में दिखाई गई हानि को बांटा जाता है, हानि को बांटा जाता है साधारण के पूंजी के अनुपात में, साधारण लाभ विभाजन अनुपात में, संपत्ति के अनुपात में, त्याग अनुपात, साधारण के लाभ विभाजन अनुपात में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 32 का बी, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स। फिर 33 में साधारण के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं, तो प्रवेश के समय जो वहन करते हैं वो पुराने साझेदार वहन करते हैं, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए, ओल्ड पार्टनर। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाती है तो उस राशि को नगद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे, तो 34 का हो जाएगा बी, नए साझेदार के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स। ठीक है, इसी तरह बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 35 नंबर देखते हैं, संचित हानि बांटी जाती है, तो संचित हानि जो है वो बांटी जाती है पुराने पार्टनर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ओल्ड पार्टनर। 36, पुनर्मूल्यांकन खाते की लाभ हानि बांटी जाती है, ये भी पुराने साझेदार में बांटा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, तो ओल्ड पार्टनर्स में पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि बांटा जाता है। कहता है साझेदारी फर्म में साख का विवाद, फर्म्स इन पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज ट्रीटेड एज, तो गुडविल जो है वो ट्रीटेड एज होता है AS 26 के अनुसार, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ए। ठीक है, देखते हैं आगे। 38 में साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण क्या होता है, लाभ अनुपात में परिवर्तन होगा, साख का मूल्यांकन होगा, संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, उपरोक्त सभी होगा, इसका मतलब हो गया ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। 39, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन है, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, यानी अनकॉल्ड कैपिटल, पैड अप कैपिटल, तो पंजीकृत पूंजी जो होता है अधिकृत पूंजी होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 40 नंबर क्वेश्चन में यदि अंशों के पुनर्निगमन पर हानि जब्त की राशि से कम हो तो लाभ हस्तांतरित किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो 40 का भी ए हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अंशों के आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि समायोजित की जा सकती है। 41 में आवंटन के समय प्रथम याचना के साथ, द्वितीय याचना के साथ, उपरोक्त सभी, आवेदन के अंशों के आवेदन पर अधिक राशि जो है वो समायोजित की जा सकती है, आवंटन के समय भी की जा सकती है, प्रथम याचना के साथ भी की जा सकती है, द्वितीय याचना के साथ भी की जा सकती है, और उपरोक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी के दायित्वों कैपिटल इंक्लूड इन द लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज कॉल्ड, तो ये होगा आपका पेड अप कैपिटल, डी, पेड अप कैपिटल। अंशों का निर्गमन किया जाता है केवल नगद में, केवल उधार में, अन्य प्रतिफल, ए और सी दोनों, इसमें उधार में नहीं होता है, नगद में होता है, अन्य प्रतिफल में होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ए एंड बी बोथ। ऋण पत्र 44 में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका बी, 44 का। ठीक है, इसी तरह देखते रहिए। 45 में ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को किस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है, किस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है, 45 ऋण पत्रों हानि को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है यदि इसका आलेखन 12 माह के अंदर किया जाना है, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी, चालू संपत्ति यानी करेंट एसेट्स। 46 है, ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है, डिवेंचर होल्डर्स रिसीव इंटरेस्ट, बी नंबर, इसका भी बी होगा, इंटरेस्ट। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम है, इसमें 47 में आपका लायबिलिटी, ऋण पत्र शोधन जो है प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर इज लायबिलिटी की तरह इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 48, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर, अभिदान के प्रकार हैं, कौन कौन प्रकार हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा 48 का डी, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है, फुल सब्सक्रिप्शन भी होता है। 49 में
तथा अंशों का आवंटन कंपनी अधिनियम के किस धारा के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है? द अलॉटमेंट ऑफ शेयर आर मेड अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट? तो 39, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 39 प्रावधान के अनुसार होता है। आगे देखते हैं 50 नंबर में, यदि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि 15 दिनों के अंतर नहीं लौटाई जाती तो उस पर ब्याज लगाया जाता है। उस पर ब्याज जो है 15% की दर से लगाया जाता है, 15% पर। आंसर हो गया आपका बी नंबर। अंशधारी कंपनी से प्राप्त करते हैं, अंशधारी जो है द शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, तो ये लाभांश प्राप्त करते हैं अंशधारी, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, डिविडेंड। 52 नंबर में, कंपनी को प्रीमियम के रूप में प्राप्त अतिरिक्त राशि जो है द एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी इज द फॉर्म ऑफ प्रीमियम इज, क्या है? तो ये है आपका सी, कैपिटल प्रॉफिट है, पूंजीगत लाभ है। तो अग्रिम याचना दर्शाता है, अग्रिम याचना दर्शाता है कॉल्स इन एडवांस शोज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। 54 में है, कहता है एक निजी कंपनी के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 200, यानी सी, आंसर हो गया आपका सी। अंश आवेदन पत्र खाते की प्रकृति है, जो प्रकृति है ये व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट है। द नेचर ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आंसर हो गया ए, पर्सनल अकाउंट। प्रारंभिक व्यय में शामिल किए जाते हैं पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, अंडर राइटिंग कमीशन, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प फीस, ऑल ऑफ दीज होगा इसमें, आंसर हो गया इसका डी, 56 का। 57 अंशों से प्राप्त किए जाते, वैसे प्राप्त होता है, कैसे होता है? तो मनी रिसीव्ड थ्रू शेयर्स इन लमसम, इंस्टॉलमेंट, बोथ, एंड भी बोथ होगा इसका आंसर 57। 58 में अंशों के आवेदन पर प्राप्त राशि पर अंश आवेदन खाता किया जाता है ये जो है ये किया जाता है क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन इज, क्रेडिट कैसे होगा? तो जनरेट होता है बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्राप्त होगा पैसा तो क्रेडिट होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। 59 में यह है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में दिखाया जाता है। प्रीमियम रिडम्पशन और डिवेंचर इज शोन इन बैलेंस शीट एज ये दिखाया जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में। अब देखिए शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं, शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित जो किए जाते हैं वो बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर, यानी विदाउट डिटरमाइंड डेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आंसर हो गया आपका सी। 61 नंबर में 61 में ऋण पत्र शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड लेखा का शेष अंकित होता है। ये सामान्य संचय खाते में होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट, बी आंसर हो जाएगा इसका। 62 सिंकिंग फंड निवेश पर प्राप्त ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। कहाँ क्रेडिट करते हैं? ये ऋण पत्र 61 में, सॉरी 61 में, हाँ ठीक है 61 में बी होगा और 62 का भी बी ही होगा, सिंकिंग फंड खाता में होगा। सिंकिंग फंड निवेश पर प्राप्त ब्याज को क्रेडिट करेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में। ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, लाभ में से, पूंजी में से, प्रावधान से, ये सभी 63 का डी हो जाएगा आपका, ये सभी ऑल ऑफ द दीज। अब देखते हैं 64 इन पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है, इसमें जो है ये बट्टा पर नहीं किया जा सकता यानी डिस्काउंट पे, आंसर हो जाएगा आपका सी 64 का। और 65 कहता है 10% ऋण पत्रों को कंपनी के चिट्ठे में किस उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा? 10% डिवेंचर विल बी शोन इन कंपनी बैलेंस शीट अंडर लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत इसको दिखाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा ए, लॉन्ग टर्म लोन। किस विश्लेषण को गतिशील माना जाता है? तो 66 का बी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज विश्लेषण को गतिशील माना जाता है, बी हो गया इसका आंसर 66 का। 67 में वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 67 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रदर्शन का आंकलन, असेसिंग परफॉर्मेंस। निम्न में कौन सा वित्तीय विवरण का तत्व है? 68 आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता, ए और बी दोनों। हेलो 69 क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सी संपत्ति आर्थिक चिट्ठे में अस्थायी संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाती है? तो आपका 69 में सी होगा, बिल्डिंग।
70 लाभ हानि विवरण दर्शाता है। लाभ हानि वित्तीय स्थान रोकड़ शेष बैंक शेष लाभ हानि दर्शाता है, तो 70 का आपका ए होगा आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 71 में ऋण पत्र शोधन की एक विधि है, तो लॉटरी विधि, खुले बाजार में क्रय परिवर्तन से उपरोक्त सभी। 71 का इसमें डी होगा, सभी, उपरोक्त सभी। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी के प्रकार हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी और उपरोक्त सभी। तो 72 में भी उपरोक्त सभी होगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में कौन सा कंपनी का मुख्य प्रलेख है? पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ऑल ऑफ दीज। ये भी ऑल ऑफ दीज होगा। आगे देखते हैं 74 नंबर में, प्रोस्पेक्टस इज इशूड, विवरण जारी किया जाता है अंश जारी करने के पहले, यानी 74 में ये हो जाएगा बिफोर इशू ऑफ शेयर। जब जारी किए गए अंश से अधिक आवेदन आता है तो आवंटन किया जाता है। प्रोराटा, प्रोफेशियन, रेशियो, तो इसमें भी डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव किया जा सकता है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन एक लाभकारी संगठन नहीं है? तो साझेदारी फर्म नहीं है, डी। इसमें होगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल। 77 में विशिष्ट दान, स्पेसिफिक डोनेशन इज ए कैपिटल रिसिप्ट है, ये ए नंबर होगा, इसका आंसर ए कैपिटल रिसिप्ट है। 78 में साझेदार का वेतन नाम किया जाता है, तो वेतन नाम क्या होता है? लाभ हानि नियोजन खाते, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बी नंबर, 78 का बी होगा। ख्याति एक संपत्ति है, गुडविल एसेट्स, ये है इनटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति, यानी 79 का सी होगा। आगे देखते हैं, ए तथा बी साझेदार हैं, सी को 5 भाग में शामिल करते हैं, और सी अपने भाग के लिए 1,20,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है, तो उसका फर्म का शुद्ध मूल्य जो है ये 6 लाख हो जाएगा, डी आंसर। ये इसलिए 1/5 है, और 1/5 के लिए कोई अगर 1,20,000 ला रहा है तो 1,20,000 गुने 1,20,000 और गुने 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा। 81 का सी होगा, लेनदार का भुगतान, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। 82 क्वेश्चन है, जब प्रारंभिक स्टॉक रुपया 50,000 है, व्हेन ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 2 लाख। द स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो होगा, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब बटे एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख दिया हुआ है, यानी 2 लाख में हम एवरेज स्टॉक से भाग देंगे, तो एवरेज स्टॉक बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो 50,000 और 60,000 बाय 2, तो ये नहीं हो जाएगा, ये 55,000। 55,000 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 55,000 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 बार में लमसम कटेगा, तो इसका आंसर ऐसे 3 पॉइंट में आएगा। 3 पॉइंट जैसे इसमें आ जाएगा, 3 कट जाएगा, 55 से ये कटेगा, तो ये 5 से कटेगा 40, ये 5 से 11, 11 33 पॉइंट और आ जाएगा 70, 11 से 66, 3.6, यानी इसको हम 4 मान सकते हैं, तो 4 टाइम्स करेंगे, 4 मान सकते हैं। आगे देखते हैं 83 में, निम्न में कौन संचालन व्यय नहीं है? तो मशीन की बिक्री पर हानि जो है ये संचालन व्यय नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, और सभी संचालन पर व्यय है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, रेंट, वेजेज, सेलिंग एक्सपेंस। 84 में कहता है यदि बिक्री रुपया 4,20,000, बिक्री की वापसी है 20,000, तब बेचे गए माल की लागत है 3,20,000, तो सकल लाभ अनुपात, यानी सेल्स, इसमें नेट सेल्स पहले निकालेंगे, नेट सेल्स बराबर होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो सेल्स है 4,20,000 और 20,000, तो 4 लाख सेल आ जाएगा, सेल आएगा आपका 40,000, 4 लाख, तो 4 लाख आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 3,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, इसको माइनस कर देंगे 3,20,000, तो 80,000 हो जाएगा, यानी 80,000 हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 80,000 हो जाएगा, और फिर इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो ये निकलेगा आपका 20%, ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इनटू
100। इसमें 20% आएगा, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 86 में इनमें से कौन परिचालन आय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग इनकम। 85 का हो जाएगा ए, सेल ऑफ मर्केंटाइज। रोकर का उपयोग नहीं, 86 में है, रोकर का उपयोग नहीं है। लेनदारों में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इसमें रोकर का उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि उधार सामान खरीद रहे हैं। 87 रोकर प्रवाह विवरण आधारित है, लेखांकन के रोकर उपार्जन आधार, लेखांकन के रोकर आधार, ए बी दोनों। इसमें जो है 87 में बी होगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बी होगा कैश बेसिस ऑफ लेखांकन का रोकर आधार। 88 में कहता है जो रोकर समतुल्य में शामिल नहीं है, कैश एंड कैश एक्विवेलेंट जो है ये ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, बैंक डिपोजिट, शॉर्ट मैच्योरिटी, ऑल ऑफ द एबव होगा 88 में। 89 में कहता है वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, हाँ, कम्स अंडर फिनेंशियल एक्टिविटी रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, ए होगा इसका आंसर 89। 90 में आदर्श चालू अनुपात जो है ये 2:1 है, यानी आंसर हो जाएगा बी, आइडियल करेंट रेशियो। और 91 में रुपया ए मशीनरी विथ बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख सोल्ड एट 5% लॉस, कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो 5% लॉस हो गया, तो 5 लाख का 5% 25,000 रुपया होगा, तो इसमें आएगा 4,75,000, 25,000 माइनस कर देंगे 5 लाख में 25,000, 4,75,000 होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। 92 में कहता है निम्न में कौन सा मद रोकर तुल्य नहीं है, कैश एक्विवेलेंट नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये सभी है, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा। 90 कौन रोकर तुल्य नहीं है, कह रहा है जो कौन नहीं है, तो ये जो है स्टॉक नहीं है, इसमें से स्टॉक नहीं है। 92 का हो जाएगा स्टॉक, रोकर तुल्य नहीं है, कह सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक नहीं है। पता है रोकर प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 93 में ये सी होगा, AS3 से AS3 संबंधित है। 94 में चालू संपत्ति में कमी को संचालन से लाभ में क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। व्हेन इज ऑपरेटिंग इंक्रीज इन, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, ऐड रोकर प्रवाह विवरण का हिस्सा है। 95 में पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव होगा, डी। 96 निम्न में से कौन सा एक गैर रोकर मद है, विच ऑफ द नॉन कैश आइटम जो है डिप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ, ए बी दोनों हो जाएगा, दोनों है, यानी सी आंसर होगा 96 का सी। 97 विक्रय में बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की जाती है, बेचे गए माल की लागत घटाकर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है, तो 97 का हो जाएगा आपका बी, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, यह सामान्य संचय खाते में ट्रांसफर किया, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट में। 98 में सी हो जाएगा। 99 स्वयं के ऋण पत्र वे ऋण पत्र है जिन्हें कंपनी जो है बाजार से खरीद कर अपने पास रखती है, यानी 99 का भी सी हो जाएगा। परचेज जो है फ्रॉम परचेज द, इसमें सी होगा परचेज देम फ्रॉम द मार्केट एंड होल्ड देम। और 100 नंबर क्वेश्चन है आदत याचना पर अधिकतम ब्याज लिए जा सकते हैं, अधिकतम 10% लिए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने देखा और